हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। आप जानते ही हैं कि मैंने इससे पहले कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड के पार्ट सेकंड की वीडियो डाल दी है। तो आप उसे जाकर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। उसके नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हैं। और इसमें आपको पता है कि इस चैनल में जीके की वीडियोस और इंग्लिश की वीडियोस और ये सब वीडियोस चलती रहती है, जो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड के पार्ट ए संयुक्त राष्ट्र के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये पार्ट बहुत वास्ट है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो में डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र आखिर वो है क्या। इसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो आखिर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये आखिर में जो ये संघ है वो आखिर में बना क्यों। तो आपको पता ही है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण झगड़ों को निपटाने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था ना, उसे नीड पड़ने लग गई थी कि हाँ, हमारे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो शांति बनाए रख सके दुनिया में और लड़ाई झगड़ों को निपटारा कर सके। तो इसके लिए हमने उस टाइम पे एक लीग ऑफ नेशन का उदय हुआ था। परंतु जो लीग ऑफ नेशन था ना, वो इतना कमज़ोर था ना कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जब बनाया गया था तब भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई हो गई थी। इस कारण से क्या हुआ ना कि इसकी कमियों को देखते हुए इस नेशन को बदलकर और इसमें कुछ चेंजेस करें। इसका आखिर में एक तरीके से इसका उत्तराधिकारी के रूप में है ना, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को बना दिया था। जो ये लीग ऑफ नेशन जो था ना, वो है ना, क्या कहते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसे रोक ना पाया था। और इसमें जो इस युद्ध में पहले के अपेक्षा अधिक लोग मारे गए थे, घायल हुए थे। इसके कारण है ना, जो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी यूनाइटेड नेशन को बना दिया गया था। द्वितीय विश्व की समाप्ति के एकदम बारी से 24 अक्टूबर 1945 में इसे स्थापित कर दिया गया था। 51 देशों की द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना कर दी गई थी। मतलब इसमें ना 51 देशों ने मतलब हस्ताक्षर किए थे इस घोषणा पत्र पर कि हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा बनाना चाहिए जो शांति बहाल कर सके पूरे विश्व में। जो दो विश्व युद्ध के मध्य लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया था, उसे दिखाने की चेष्टा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी लक्ष्य था कि जो विश्व है उसमें संघर्षों को रोकना, राष्ट्रों के मध्य सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह उम्मीद कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के मध्य जारी ऐसे झगड़ों को नियंत्रण करने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और यदि युद्ध छिड़ भी जाए तो दुश्मनी के दायरे को सीमित करने का कार्य करता है। आइए अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है संप्रभु राज्य से बने होते हैं। जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है वो संप्रभु राज्य से बने होते हैं। संप्रभु राज्य से मतलब ये है कि राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें ये नहीं है कि वो राज्य किसी के दबदबे में रहता हो, वह कुछ भी कर सकता है अपने राज्य से। मतलब पॉलिटिक्स में ये होता है एक राष्ट्र से, इट मीन्स कंट्री से, ना कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में वो बात करता है पॉलिटिक्स में। ओके, सेकंड पॉइंट, इसमें सभी सदस्यों को समान माना जाता है तथा ये नहीं कि किसी में भी भेदभाव किया जाता है। तथा थर्ड पॉइंट, संप्रभु राष्ट्रों पर संगठन का कोई बाध्यकारी अधिकारी नहीं रहता है। इस पर किसी भी राष्ट्र का संगठन का कोई एक ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन में उसे रखा जाता हो, बाउंडेशन के अंदर उसके अधिकार एक फिक्स्ड कर दिए हों। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघर्ष को मिटाने के लिए और शांति और सहयोग को स्थापित करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है जो बहुत व्यापक तरीके से है। मतलब बहुत सारे इसके जो उद्देश्य हैं वो हैं, जैसे कि हम अभी नीचे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम जो उद्देश्य है वो ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना चाहता है। ये भी चाहता है कि जो भी आक्रामक कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगा सके, उससे शांति बनाए रखे सके, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को रोकना चाहता है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसके बारे में आप जानेंगे अभी नीचे और आएंगे इसके पॉइंट्स, जिसमें हम इसके उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा तैयार, कि जिससे आप पेपर में इससे अगर लॉन्ग
लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसे आराम से लिख सकें। वैसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये प्रोवाइड होते हैं, तो आप इसको अपने ढंग से अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो इसे आप अपने व्यूज से लिख पाएंगे। सेकंड पॉइंट, विविध राष्ट्र के बीच सहयोग स्थापित। इट मीन जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो ये यूनाइटेड नेशन है वो ये चाहता है ना कि जो विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनके बीच में एक सहयोग स्थापित हो सके, कि जो फिर लड़ाई झगड़े के मैटर ही नहीं रह जाएंगे अगर उनमें एक सहयोग स्थापित हो जाएगा। इट मीन्स जब विविध राष्ट्र के बीच समान अधिकार होंगे, स्वाभिमान एवं जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की जा सकेगी तथा विश्व शांति को ये सुदृढ़ बनाना चाहता है। इट मीन्स ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि अगर विश्व में कभी भी युद्ध होने की कोई गुंजाइश ही ना रह सके, और अगर कोई युद्ध होते भी हैं तो वो आपस में बातचीत करके उसे सुलझाया जा सके। ये नहीं कि उसमें अस्त्रों का प्रयोग किया करें, जैसे कि हमारे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुए थे। इसमें बहुत हानि हो गई थी ये अस्त्रों का यूज़ करने से। इसलिए कहते हैं कि अगर ये कोई संगठन बन जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि ये उसको बातों से ही सुलझा सकेगा। ये नहीं कि उसमें फिर अस्त्र शस्त्र से लड़ाई झगड़े, लोगों को घायल, लोगों की हत्याएं होने लगे, ये ऐसी चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाता है। इसी कारण इसे बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा उद्देश्य है युद्ध से बचाना। इसकी स्थापना किसी भी खतरे को रोकने और समाप्त करने के लिए की गई थी तथा शांति स्थापना जैसे मूल्यवान उपायों के लिए की गई थी। अगर इसे किसी भी प्रकार की विश्व शांति भंग करने वाले आक्रमण को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा संगठन था जिसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को हल किया जा सकता था। ये नहीं, और इसमें निशस्त्रीकरण का प्रयोग किया। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि विनाशकारी हथियारों पर रोक लगाना, और अगर इसका उत्पादन पहले से मतलब है अगर उसको, तो उसको नष्ट कर देना ही निशस्त्रीकरण का अर्थ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए ही मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वाधीनता के अधिकार तथा जाति, रंग, भाषा, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए प्रयास किया गया था तथा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पांचवा उद्देश्य है लोकतांत्रिक समानता स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतांत्रिक समानता स्थापित करना चाहता है। समान अधिकारों के आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है और विश्व शांति को मजबूत करने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय प्राप्त करने का भी इसका उद्देश्य होता है। आइए अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखते ही हैं कि अगर किसी अलग अलग कार्य को करवाने के लिए हर किसी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए इसकी 6 अंग बनाए गए हैं, जिसमें पहला अंग है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठा न्याय परिषद। इन सब के अपने अपने कार्य होते हैं और ये अपने अपने डिपार्टमेंट में रहकर ही कार्य करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि स्कूल में भी होता है कि जो टीचर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, हर टीचर के अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग बनाए गए हैं, जिससे ये जो संघ है वो अच्छे से कार्य भी कर सकेगा और जो इसका उद्देश्य है वो भी अपने अच्छे तरीके से पूरा कर सकेगा। आइए अब हम इन सब के कार्यों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है महासभा की शक्ति और कार्य। ये महासभा की कार्यों में ये होता है कि उसको सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना होता है। दूसरा कार्य इसका यह है कि वह बजट को स्वीकृति देता है और विभिन्न सदस्यों की भूमिका को उपयुक्त बनाने के तरीकों के ऊपर ध्यान देता है। तीसरा कार्य है निशस्त्रीकरण सहित, जैसे कि मैंने पहले बताया कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि हथियारों पर प्रतिबंध लगा देना या जो पहले से उपयुक्त हथियार हैं उसको नष्ट कर देना। निशस्त्रीकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना होता है उसका कार्य है। फोर्थ कार्य है उसका कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए शांतिपूर्ण समाधान की सिफारिशें करना, जिससे सभी देशों के साथ मधुर एवं सकारात्मक संबंध स्थापित हो सके।
आइए अब हम सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सुरक्षा परिषद में दो तरीके के सदस्य होते हैं। एक सदस्य होता है स्थायी और दूसरा सदस्य होता है अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों में 5 उनकी संख्याएं होती हैं, जिसमें ये देश मुख्यतः हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। और इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का भी अधिकार होता है। और दूसरे हैं अस्थायी सदस्य, जो 10 हैं और इनको वीटो पावर का अधिकार नहीं होता। और जो वीटो पावर का मतलब इसमें ये है ना कि अगर कोई भी मतलब निर्णय अगर लेने के लिए उसमें जाता है सुरक्षा परिषद में, तो अगर एक देश ने भी अगर उस पे वीटो पावर मतलब वीटो मतलब मना कर दिया किसी भी उस उद्देश्य के ऊपर, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ये नहीं होता कि हाँ अगर अस्थायी सदस्य और जो 4 पक्ष में जो स्थायी सदस्य हैं अगर उन्होंने हाँ कर दी तो वो निर्णय जो है वो पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो जो डिसीजन होता है वो वहीं पे रुक जाता है। अब हम सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सुरक्षा परिषद है वो ऐसे किसी भी मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे कि ऐसा लगता है कि हाँ शांति सुरक्षा भंग हो रही है, तो वो उस पर तुरंत फैसला दे सकती है। जो सुरक्षा परिषद है वो महासभा के न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव भी करती है। तीसरा कार्य यह है कि जो सुरक्षा परिषद शांति स्थापना करने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए भी काम करती है। फोर्थ कार्य उसका ये भी है कि जो सुरक्षा परिषद है उसको विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसका एक और कार्य है कि ये विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाती है और कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दे सकती है। इसमें मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट लिख रखे हैं और बाकी पॉइंटों को मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप उसे अपने व्यूज से लिख लेंगे। ओके, और अब मैं बताती हूँ कि जो सुरक्षा परिषद है उसका एक मुख्य कार्य यह भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे में डालने वाले कारकों का पता लगाता है। ये सदस्यों के उनके संघर्षों को सुलझाने व उनमें मध्यस्थता कराने का भी काम कराती है। अब हम आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो निर्माण होता है ना वो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के बीच में होता है और इसके अंदर 54 लोग होते हैं जो हर वर्ष के कार्यकाल में महासभा की मर्जी से चुने जाते हैं। इस पर कल्याण की स्थितियों का दायित्व होता है और जो कल्याण की स्थितियां हैं उनका भी निर्माण कैसे करना है, कैसा होना और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसका दायित्व आर्थिक और सामाजिक परिषद की ही होती है। और इसका थर्ड कार्य है सोशल कल्चर और एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वह आर्थिक और सामाजिक परिषद ही बनाकर देता है। अब आप न्याय परिषद के कार्यों के बारे में भी जान लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो न्याय परिषद है इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो महासभा द्वारा कराया जाता है और जो ये न्याय परिषद है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो कार्य महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद करते हैं वो सारा काम ये करती है। और इसका एक और कार्य ये है कि जो न्याय परिषद है वो प्रदेशों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाई गई है। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, जिसे हम ICJ भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हैग में स्थित है और जो इस न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश होते हैं और इसका चुनाव जो होता है वो 9 वर्षों के लिए आम सभा जो महासभा है और सुरक्षा परिषद द्वारा इसका चुनाव किया जाता है इसके न्यायाधीशों का। और जो ये ICJ में ना एक राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं लिए जा सकते हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब हम 6th पॉइंट सचिवालय के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो सचिवालय होता है ना वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी पूरे दिन में जो सिचुएशंस होती हैं उसके बारे में बातचीत करता है। सचिवालय में किया जाता है जो भी पूरे दिन की सिचुएशन या कोई भी परिस्थितियां होती हैं उसके बारे में जो डिस्कस होता है वो सचिवालय का काम होता है। सचिवालय एक अन्य प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है। इसका प्रधान महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद और आम सभा इट मीन्स महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वहीं पर पूरे दिन की जितनी भी जो भी परिस्थितियाँ इट मीन्स सिचुएशंस होती हैं उसके बारे में उस पर बातचीत कर उसका ब्यौरा रखा जाता है सचिवालय के अंदर। अब हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पिछले जो ऑफलाइन एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि शांति बहाली तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। मुझे आशा है कि आपने अगर इस नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो क्वेश्चंस है उसे आप अच्छे से बना पाएंगे और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसमें मेरे से कोई भी पॉइंट रह गया हो तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़री से भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो तक एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।